ईवीएस की क्लास 3। अरे बाप रे, मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है कि मेरा स्टाइलस भी नहीं चल रहा है मेरे हाथ से। कौन सा पेपर है एवीएस हमारा? 6, पेपर 6। कल भाई, कल समझ लो बच गई बस मैं। रात में क्या हुआ कि 2 बजे के करीब मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। तो लैपटॉप पे काम करते करते मैं फोन पे काम करने लग गई और मेरा लैपटॉप जो है वो बंद हो गया। और सामने रखा हुआ था, अंधेरा था, सब लाइट्स ऑफ थी, तो फोन की लाइट जो है उससे मेरा फेस लैपटॉप में दिख रहा था। मैं अपना फेस देख के इतनी बुरी तरीके से डर गई, मुझे लगा सामने कोई बैठा हुआ है। तो धक्क से झटका लगा रहा मुझे। मैंने कहा भाई सब बंद करो फटाफट से, सो जाओ। 2 ढाई बज रहा था। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई पूरी रात। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मेरे बेड के किनारे पे कोई बैठ के मुझे देख रहा है। पूरी रात मेरी ऐसी कटी है, इसलिए मेरा इस वक्त ना इतना पेन हो रहा है मेरे शरीर में, मैं सो नहीं पाई। मतलब मुझे 2 मिनट लग गए कि ये चेहरा किसका है, ये क्या चीज है, ये क्यों मेरे बेड के किनारे पे बैठी हुई है। इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी कल रात 2:30 बजे। उनका भाई बहुत बेकार चीज है रात में काम करना, नहीं करना चाहिए। चलो, चैप्टर 2 है हमारा। ठीक है, यूनिट 2 है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस आइडियाज। इसमें पहला ही तुम्हारा ब्रूनर है। ठीक है, ब्रूनर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तुमको, जिसके अंदर आप ये बताते हो कि ये पियाजे की थ्योरी से ही इंस्पायर्ड था बंदा। ठीक है, इसने 3 अपने स्टेजेस दिए थे। एक इसने आइकॉनिक दिया था, है ना। आइकॉनिक से पहले इनएक्टिव दिया था, और एक इसने सिंबॉलिक दिया था। ये ईवीएस में हम पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद ऑसरबेल, ऑसरबेल के बारे में मैथ्स में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, इनका मैथ्स में पढ़ा था हमने, इनका सीडीपी में पढ़ा था हमने। तो ऑसरबेल का भी नहीं पढ़ाऊंगी मैं दोबारा से, टाइम कम है क्योंकि। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है आपकी बुक में, वो है कि व्हाट आर प्री कंसेप्शंस। ठीक है, प्री कंसेप्शंस एंड हाउ दे आर हिंड्रेंस, how they are hindrance in learning process। तो प्री कंसेप्शंस क्या होता है बेटा? देखो, प्री कंसेप्शंस वो कंसेप्शंस होते हैं जो बच्चे के स्कूल से पहले जाने, मतलब स्कूल जाने से पहले ही माँ बाप या कोई भी, जो हम बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा देते हैं, ठीक है, और वो स्कूल से पहले ही हम उनको समझा देते हैं। वो आइडियाज़, वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंसेस जो स्कूल जाने से पहले, ठीक है, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, experiences taught before going to school, उनको बोलते हैं प्री कंसेप्शन, यानी वो कंसेप्ट जो पहले से ही सिखा दिए गए हैं। ठीक है, चाइल्ड जो है ये नॉलेज रिसीव करता है अलग अलग कंसेप्ट की, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहता है, जैसा भी एनवायरनमेंट उसको मिलता है। तो ये जो प्री कंसेप्शंस होते हैं बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सही हों। ठीक है, ये सही भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं। जैसे कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बच्चे को बोल दिया कि इसको यच बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? यच बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया। इसको क्या बोलते हैं? हम एच बोलते हैं, एच। एच, एच नहीं बोलते, एच, एच बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं होते या गलत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी बेटा प्री प्राइमरी की टीचर्स होती हैं, है ना,
प्री प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये रिसर्च करें और पता लगाएं कि मेरा जो बच्चा है, मतलब मेरी क्लास में जो बच्चा है, इसने कौन से प्री कंसेप्शंस फॉर्म कर रखे हैं, किन चीज़ों को लेके इसके कॉन्सेप्ट जो है वो गलत बने हुए हैं। ठीक है, उनको देखें, उन पे रिसर्च करें और उन चीज़ों को सुधारें। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी प्री प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कैसे बताऊं, क्या प्री कंसेप्शन बताऊं, जैसे कि मान लो एक बच्चा है ना, वो कह रहा है कि मैम पानी ब्लू कलर का होता है, क्योंकि उसने हमेशा पानी को ना ड्राइंग्स में, कार्टून्स में नीला ही नीला देखा है ना। तो यहाँ पे टीचर की जिम्मेदारी बनती है उसके इस कंसेप्शन को ठीक करना, करेक्ट करना, उसको ये बताना कि बेटा पानी का तो कोई कलर ही नहीं होता, ये तो कलरलेस होता है। कैसे बताएगी वो ठीक करके, उसको एक्टिविटीज करवा सकती है। कैसी एक्टिविटीज करवा सकती है कि अलग अलग कलर के बर्तन ले ले वो। ठीक है, ऐसे नीला बर्तन ले ले, हरा बर्तन ले ले, ठीक है, लाल बर्तन ले ले, इस तरीके से। और जब वो ऐसे बर्तन लेगी और उसमें पानी डालेगी तो कहेगी भी कि बेटा देखो जिस बर्तन में पानी जा रहा है पानी उसी कलर का दिख रहा है हमें, है ना। तो इसलिए ये प्री कंसेप्शन जो होते हैं इनको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये प्री कंसेप्शन को ठीक नहीं किया जाएगा बेटा तो ये बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में एक हिंड्रेंस का काम करते हैं, बाधा का काम करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आगे बच्चा चलेगा, वाटर के बारे में और चीजें पढ़ेगा, तो अगर उसके दिमाग में यही बैठा रहा कि पानी तो नीले रंग का होता है, तो ये चीज उसकी कलरलेस वाली जो थ्योरी है उसमें बाधा क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं प्री कंसेप्शन से रिलेटेड, कि एक तो बच्चा जो होता है अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स और अपने आसपास के जो लोग होते हैं और जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अपना सराउंडिंग, आसपास के लोग, ठीक है, वर्ड्स, जो शब्द वो सुनता है, इन सब के बीच में वो रिलेशनशिप स्थापित करता चला जाता है। ठीक है, उसको अगर नहीं बताया जाएगा कोई चीज सही करके तो वो जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसी हिसाब से अपने जो है चीजों में रिलेशनशिप बनाता चला जाएगा। इसके बाद बच्चे जो होते हैं बेटा, दे ऑफन लर्न बाय इमिटेशन एंड प्ले। इमिटेशन क्या होता है बेटा? नकल। बच्चे जो होते हैं अक्सर नकल करके सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को देखा ये करते हुए, इसलिए वो भी वही चीज कर रहे हैं, तो इसलिए उनके प्री कंसेप्शंस बन गए। ठीक है, इसके बाद बच्चा जो होता है वो पूरी दुनिया को, होल वर्ल्ड को, मतलब कि जो भी उसकी दुनिया है उसको अपने पीओवी से देखता है, सीज विद हिज ओन पीओवी ओनली। तो बच्चे जो होते हैं बेटा वो दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं, मतलब कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, दुनिया क्या सोच रही है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मान लीजिए कि ये एक पेन है, उसके एक बड़े भाई ने बोल दिया उसको ऐसे ही कि ये रॉकेट है और इसको हम ऐसे श्याऊ करके उड़ा देंगे, है ना। तो ये बच्चा जो है अगर इसने इस चीज को दिमाग में बना लिया कि ये रॉकेट है, पेन नहीं है, तो ये इस चीज पे अड़ जाएगा। ये अगर आप इसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे कि नहीं बेटा ये पेन है, तो ये चिढ़ेगा, इसको ना एनॉय फील होगा। तो बच्चे अपने ही पीओवी को सही मानते हैं, दूसरे के पीओवी की वो नहीं सुनते। कंसिडर देयर आइडियाज टू बी करेक्ट। इनको लगता है मेरे ही आइडियाज जो हैं वो सही हैं और सब पागल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये ऑसबेल ने दिया। ऑसबेल ही पहले वो शख्स थे बेटा, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने प्री कंसेप्शन के ऊपर बात की थी। ठीक है, कि बच्चों के प्री कंसेप्शन जो होते हैं ये स्कूल में आने से पहले ही बन जाते हैं और ये एक हिंड्रेंस होते हैं बच्चे की लर्निंग में। ठीक है, उसको जो कुछ भी अगर हम सिखाना चाहते हैं तो उसकी पढ़ाई में ये एक हिंड्रेंस का काम करते हैं। लेकिन अगर टीचर जो है वो पहले ही आइडेंटिफाई कर ले इन प्री कंसेप्शंस को, तो वो इनको इम्प्रूव कर सकती है, करेक्ट कर सकती है और इस हिंड्रेंस को वो दूर कर सकती है एज पर लेसन प्लान्स बना के। ठीक है, आगे बात समझ इतनी?
ये तो थे प्री कंसेप्शन, यानी स्कूल में आने से पहले के बने हुए कॉन्सेप्ट। अब एक होता है ऑल्टरनेट कंसेप्शन। ऑल्टरनेट कंसेप्शन को मिसकंसेप्शन भी बोलते हैं। ये होते हैं बेटा फॉल्स कंसेप्शन, गलत कंसेप्शन, ये गलत ही होते हैं। प्री कंसेप्शन तो एक बार को सही भी हो सकते हैं, ये गलत ही होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव कर लो, सॉरी इसको। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस जो होते हैं बेटा, ये गलत कंसेप्शंस या रॉन्ग कंसेप्शंस होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बच्चा जो होता है ये इन कंसेप्शंस के साथ टोटली अटैच्ड होता है, मतलब अडिग रहता है एकदम कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, टोटली अटैच रहेगा इन कंसेप्शंस के साथ। कुछ टीचर्स जो होते हैं उनको ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस की नॉलेज होती है। ठीक है, कि बच्चे जो हैं इन कंसेप्शंस के साथ अटैच हैं, तो मुझे किस तरीके से ये कंसेप्शंस उनसे दूर करने हैं। ओके, ये क्या होते हैं ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस, ये हमेशा ऑपोजिट टू साइंटिफिक कंसेप्शंस होते हैं, मतलब कि फैक्ट से अलग होगा, रियल कॉन्सेप्ट से हमेशा अलग होते हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं। ठीक है, तो इनएप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट्स जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनके लिए एक और नाम हम क्या दे सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इनको बोला जाएगा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस जो होते हैं ये क्या क्यों पैदा होते हैं, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस जो है ये पैदा होते हैं। कोई इनकरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ है, किसी की बात गलत सुन ली है, ठीक है, या गलत हमें एजुकेशन मिली है, बच्चे को हमने गलत सिखाया है, या रॉन्ग एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है। अब जैसे कि आप सबके साथ ये चीज हुई होगी, है ना, कॉमन सी चीज है कि इमली इमली होती थी ना, इमली की जो बीज होता था, अंदर का सीड होता था, अगर गलती से हम उसको खा जाते थे तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, कि अब तो तेरे पेट के अंदर जो है इमली का पेड़ उग जाएगा, है ना। हुआ है ये चीज, अगर किसी भी चीज का बीज खा जाते थे हम, वाटरमेलन का या इमली का, तो पेरेंट्स बोलते थे या कोई बड़ा बोलता था, अब तो तेरे पेट में ना इसका पेड़ उग जाएगा। ये क्या है बेटा, ये एक फॉल्स कंसेप्शन है। ठीक है, बच्चे का ये कंसेप्शन जब तक ठीक नहीं कराया गया, जब तक उसको जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं पढ़ाया गया, उसको ये नहीं बताया गया कि एक प्लांट के उगने के लिए बेटा सनलाइट की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, सॉइल की जरूरत पड़ती है ना, तब तक उसका ये कंसेप्शन बना रहा। वो हमेशा यही सोचेगा मैंने बीज खा लिया मेरे पेट में पेड़ उग जाएगा। तुम्हें पेट में थोड़ी ना तुम्हारे धूप हवा पानी बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कैसे करेगी, टीचर करेक्ट करेगी, पहचान के कि मेरा बच्चा आखिर सोच क्या रहा है। तो ये चीज कहाँ से आई, ये चीज इनकरेक्ट कम्युनिकेशन से आई, गलत एजुकेशन से आई। हमने बच्चे को डराने के लिए उसको ये गलत एजुकेशन दे दी, गलत कम्युनिकेशन कर दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल वाटर वाला ही, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है वो पूल देखता है, तो वो देखता है कि भाई पूल के अंदर पानी नीले रंग का दिख रहा है। क्यों नीला दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो टाइल्स लगी होती हैं वो ब्लू होती हैं। तो ये कह रहा है कि पानी का जो कलर है वो ब्लू है। ठीक है, वही हमारा दूसरा बच्चा है बेटा, वो एक तालाब देखता है जिसमें काई लगी हुई है, एल्गे। ठीक है, तो एल्गे की वजह से पानी का जो कलर है वो कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो ये वाला बच्चा कह रहा है पानी ब्लू है, ये वाला बच्चा कह रहा है ग्रीन है। तो बच्चे कंसेप्शंस जो उन्होंने देखा और सुना उसके आधार पर भी बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर का काम है, वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग बर्तन में भैया वो रखो, पानी रखो। ठीक है, जब उन अलग अलग कलर्स की रिफ्लेक्शन आएगी तो बच्चे को आप समझाओ कि बेटा पानी का कोई कलर नहीं होता, कि पानी का कोई कलर नहीं होता, जिस भी बर्तन में डाल दोगे वो उसी कलर का नजर आएगा, कि वाटर इज कलरलेस। ठीक है, आया ऑल्टरनेट कंसेप्शन समझ। इसके बाद आपका बेटा आता है पियाजे। इसमें आपकी देखो थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, थ्योरी तो मैंने आपको करा रखी है। ठीक है,
एसिमिलेशन एकोमोडेशन भी मैंने आपको करा रखे हैं, सेंसेशन परसेप्शन भी कराया हुआ है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कराया हुआ है। चलो, प्याजे में एक ये चीज करनी है, इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ पियाजेस थ्योरी, कि हमें जो पियाजे की थ्योरी पढ़ाई गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका फायदा क्या है, क्या करें इसको पढ़ के। ठीक है, तो इसमें पियाजे कहते हैं कि पहले 2 साल जो होते हैं बच्चे की जिंदगी के, फर्स्ट 2 इयर्स, इसके अंदर बेटा इसको प्यार और केयर देनी चाहिए। पेरेंट्स जो हैं बच्चे को प्यार दें, ठीक है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, उसको सिक्योर फील करवाएं। ठीक है, दूसरी चीज़, जो स्टिमुलस उसको दिया जा रहा है, स्टिमुलस यानी वो चीज़ें जो उसको एक्साइट करती हैं, जिनसे वो चीज़ें सीखेगा, एनवायरनमेंट। ओके, तो जो स्टिमुलस उसको दिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए बेटा, ज़्यादा होना चाहिए। स्टिमुलस से हमारा मतलब है एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट दो, अच्छी क्वालिटीज़ दो। ठीक है, इसके बाद बच्चे को फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों तरीके का स्टिमुलस दो। ठीक है, जिसमें उसका दिमाग भी काम करे और उसमें शरीर भी हिले, वो एक्टिव भी रहे और उसका दिमाग भी यूज हो, ऐसे उसको स्टिमुलस दो बच्चे को। ठीक है, बर्डन ऑफ डेवलपमेंट जो होता है बेटा, विकास का जो बोझ है, ये एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। बच्चे पे जोर मत डालो कि इसमें ये भी विकास हो, वो भी विकास हो, वो भी विकास हो, जरूरत से ज्यादा चीजों को उसके ऊपर बोझ मत बनाओ। ठीक है, पियाजे कहते हैं कि इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम व्हेन चिल्ड्रन डू वर्क अबव देयर एज लेवल, कि अगर उनकी उम्र से ज्यादा का काम उनसे कराओगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। 2 साल के बच्चे को कैलकुलस सिखाने बैठोगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, वक्त बर्बाद कर रहे हो आप, बच्चे का भी अपना भी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराने के लिए इनसे अलग अलग सवाल पूछो, डिफरेंट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, उनके लेवल के हिसाब से पूछने हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग सवाल पूछने हैं ताकि इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। इसके बाद बस ये सारी चीजें आप इसमें बता देंगे यूटिलिटी में। ठीक है, फिर इनकी थ्योरी आ जाती है, फिर सेंसेशन परसेप्शन सीडीपी में पढ़ा रखा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये ना क्वेश्चन है आपका इंटेलेक्चुअल और मेंटल, आपका क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल एंड mental development of adolescent learners, discuss various aspects of mental development। इसके अंदर बेटा आपने, ये मैंने सीडीपी में कराया था आपको, सेंसेशन और परसेप्शन बताना है। सेंसेशन क्या होता है, हमारी इंद्रियां जो सेंस करती हैं, और परसेप्शन उस सेंस किए हुए चीज को हमारा दिमाग जो इंटरप्रेट करता है। फिर इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बताना है कि बच्चे का भाषा का विकास कैसे होता है। शुरू में वो रो के अपनी बात कहता है, फिर किलकिला के कहता है, फिर वॉवल्स, फिर कॉन्सोनेंट, फिर एक वर्ड, फिर 2 वर्ड। ठीक है, फिर इसमें पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला जो मैंने बताया था आपको सीडीपी में, कि अलग अलग चीज़ों के कॉन्सेप्ट वो बच्चा समझता है, जैसे कि खुद के बारे में कॉन्सेप्ट समझेगा, अपनी खुद की अवधारणा, टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको, आज कल परसों के बारे में समझता है वो, स्पेस कॉन्सेप्ट यानी कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, वेट कॉन्सेप्ट हल्का भारी ये चीज़ समझता है वो, नंबर कॉन्सेप्ट 1 2 3 ये समझेगा, साइज कॉन्सेप्ट छोटा बड़ा ये समझेगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्म कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल सर्कल कैसा आकार है उसका, एस्थेटिक साफ अच्छा बुरा सुंदर
अगली, ये कॉन्सेप्ट समझने लगता है वो। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो था वो था तुम्हारा मेमोरी, अटेंशन और इमेजिनेशन, कि बच्चे की मेमोरी काफी स्ट्रांग हो जाती है, टेंशन स्पैन बढ़ जाता है, नई नई चीजें इमेजिन करने वो शुरू कर देता है। और एक था मॉरल कॉन्सेप्ट, इसमें मॉरल कॉन्सेप्ट्स डेवलप होने लगते हैं, सीडीपी में हमने किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हमने सीडीपी में किया हुआ है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, तो ये भी सीडीपी में हुआ हुआ है। इसके बाद वाइगॉत्स्की का क्वेश्चन है, ये भी बेटा सीडीपी में बहुत अच्छे से मैंने आपको करा रखा है सारा, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन है, ये हमने मैथ्स में कर रखा है। जब इसमें टेक्स्ट बुक करोगे तो ईवीएस वर्ड यूज कर लेना। ठीक है, ये हमने मैथ्स में किया था टेक्स्ट बुक वाला। इसके बाद एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक है कि भाई टेक्स्ट बुक से क्या होता है, तो टीचर्स और बच्चे स्टूडेंट दोनों का रोल हमने किया है इसके अंदर। लिमिटेशंस भी की हुई हैं हमने, फंक्शंस भी किए हुए हैं। एक अच्छी ईवीएस की टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, तो वही सब चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, डायग्राम्स बहुत सारे होने चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, सिंपल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी बाइस नहीं होना चाहिए, प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, इंक डार्क होनी चाहिए, साइज बच्चों की लेवल के हिसाब से होना चाहिए, लाइंस में डिस्टेंस होना चाहिए, प्रिंटिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, ये बेकार है, तो कुछ नहीं है। फिर कंडीशन ऑफ टेक्स्ट बुक इन इंडिया, ये जो क्वेश्चन है, इंडिया में टेक्स्ट बुक की क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो भाई टेक्स्ट बुक की जो कंडीशन है इंडिया में वो बहुत खराब है। ठीक है, इंडिया में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, वो अप टू डेट नहीं है, नॉट अप टू डेट, आउटडेटेड हो चुकी हैं। इसके अंदर प्राइस जो है इनका बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है ना, अवेलेबल नहीं है हर जगह ये बुक्स, हर जगह अवेलेबल नहीं है। ऑथर्स जो हैं वो कम है इंडिया में। ठीक है, पब्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस उन्होंने रखा हुआ है, प्राइस मोर रखा हुआ है, अफोर्डेबल प्राइस नहीं रखा हुआ है। ठीक है, जो चैप्टर्स है वो साइकोलॉजिकल नहीं है, बच्चों की एज के हिसाब से नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज अनअट्रैक्टिव है। ठीक है, इनइफेक्टिव है, बहुत कम राइटर्स हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ये सारा बता देना है आपने। प्रिंटिंग सही नहीं है, टेक्स्ट साइज जो है ये इनअप्रोप्रिएट है। और अगर इम्प्रूवमेंट पूछेंगे तो इम्प्रूवमेंट में यही सारी चीज़ों को पलट देना कि बुक्स के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स को एनकरेज किया जाए कि वो किताबें लिखें। ठीक है, पब्लिकेशन हर जगह होना चाहिए, चैप्टर साइकोलॉजिकल होने चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसमें इलस्ट्रेशन होने चाहिए, प्रिंटिंग और टेक्स्ट साइज बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इसी का ऑपोजिट इम्प्रूवमेंट बता देना। इसके बाद कोठारी कमीशन आएगा, कोठारी कमीशन में भी यही सारी चीज़ें बता देना कि कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी है। भाई कोठारी कमीशन भी यही कहता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी आए यूनिट 3 कहाँ गई, यूनिट 3 नहीं करी गया मैंने, यूनिट यूनिट 3 कहाँ गई।
अरे यार, यूनिट 3 तो है ही नहीं। एक मिनट, नोट्स में मेरे क्या है यूनिट 3? अच्छा, मेथड्स हैं। अच्छा, ओके। चलो यूनिट 3 पे, इसमें भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है। पहला टॉपिक बेटा इंक्वायरी मेथड। ये वही है तुम्हारा जो ह्यूरिस्टिक मेथड मैंने तुम्हें मैथ्स में कराया था, जिसमें बच्चा खोजबीन करता है। ठीक है, ये हमने मैथ्स में किया हुआ है। इसके बाद इंक्वायरी के बाद आपका ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन के बारे में भी हमने सीडीपी और मैथ्स में किया हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आपका एक्टिविटीज वाला। ये यूनिट मैंने क्यों नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। डिस्कशन मेथड, स्मॉल ग्रुप वर्क, सिमुलेशन टेक्निक, गेमिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फील्ड विजिट, योजना। ओहो, सोशल सर्वे, बहुत बड़ी यूनिट है यार। स्किल, इतनी बड़ी यूनिट मैंने कैसे मिस कर दी। ऑब्जेक्टिव ऐसे, एक मिनट रुकना। हाँ, एक मुझे वो बताओ जरा, यूनिट 5 जो है उसमें लास्ट पेज नंबर क्या है? कि मेरी बुक में फटा हुआ है। लास्ट पेज नंबर बताना, यूनिट 5 हिंदी मीडियम वाले। कोई है हिंदी मीडियम वाला?
392। टॉपिक क्या लिखा है? लेसन प्लान, RCEM वाला। लेसन प्लान है, चलो तो करा ही रखा है मैंने। एक काम करो, यूनिट 3 बाद में कराऊंगी, इसमें बहुत सारे वो है, मेथड्स है, उस पे आओ। यूनिट 5 पे आओ जरा सारे। ओहो, यूनिट 5 पे आओ बेटा, ये फटाफट हो जाएगी। EVS पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, यूनिट 5 में पहला ही जो क्वेश्चन है वो है फैमिली, परिवार आपका। ठीक है, तो परिवार क्या होता है भाई, कि दुनिया में हर इंसान जो है उसका एक परिवार होता है, वो कुछ लोगों के बीच में रहता है जिनसे उसके संबंध होते हैं। ठीक है, जहाँ उसके माँ बाप होते हैं, वो बच्चा होता है। ठीक है, वो परिवार होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं एक जगह मिलकर रहते हैं। इस तरीके से आप फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस करना शुरू करोगे। फिर आप बताओगे कि ये रोमन वर्ड से आया है, रोमन वर्ड फैम्युलस, फैम्यूलिस, UEUS। ठीक है, जिसका मतलब होता है नौकर। तो परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है, जो रोमन शब्द फेमिलियस अर्थ नौकर से लिया गया है। रोमन कानून के अंदर यह शब्द स्वामी और दासों तथा अन्य नौकरों एवं विवाह के आधार पर संबंधित सदस्यों के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स के लिए यूज होता था ये जो वर्ड है, और इसी से हमारा वर्ड निकला है फैमिली। फैमिली की डेफिनेशंस में आप अपने से बना के कुछ भी लिख सकते हो, या तो मैक्लेवर की लिख सकते हो कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति, पालन पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप से निश्चित तथा स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। परिवार, फैमिली एक ऐसा सेट ऑफ रिलेशनशिप है जिसके अंदर बच्चे की अपब्रिंगिंग की जाती है, बच्चे को पाला पोसा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपने इसके फीचर्स बता देने हैं। इसके फीचर्स आप क्या बता दोगे कि इसके अंदर अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल रिलेशनशिप, तो भाई शादी होती है, मैरिज की जाती है, वेडिंग होती है, शादी होती है। ठीक है, इसके द्वारा फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित किए जाते हैं। समाज इस चीज की इजाजत देता है कि अब आपकी शादी हो गई है तो आप इंटीमेट रिलेशनशिप जो है अब वो बना सकते हैं, और इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, पहला फीचर तो इसका ये हो गया। दूसरा फीचर इसका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बाय हस्बैंड एंड वाइफ, कि परिवार जो होता है उसमें पति पत्नी के संबंध जो है इसको इंपॉर्टेंट माना गया है। इनका जो संबंध है वो परिवार का क्या करता है, निर्माण करता है। फैमिली का निर्माण ही इन दोनों से होता है, हस्बैंड और वाइफ से। ठीक है, इनके संबंधों का फलस्वरूप परिवार का निर्माण होता है। संबंध अलग अलग समाजों में विवाह, बहुपति विवाह, प्रेम, अंतरजातीय विवाह आदि के रूप में हो सकता है। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं, आपकी पॉलीगैमी कह लो, मोनोगैमी कह लो, ठीक है, लव मैरिज कह लो, इंटरकास्ट मैरिज कह लो, तो इस तरीके की मैरिज होती है। तीसरा आता है परिवार के अंदर बेटा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप होते हैं खून के रिश्ते जो हमारे माँ बाप से पैदा हुए बच्चे होते हैं। ठीक है, ये ब्लड रिलेशनशिप होता है। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो अडॉप्टेड भी होते हैं, गोद लिए हुए बच्चे। ठीक है, फिर एक आता है हमारा कॉमन रेजिडेंस। कॉमन रेजिडेंस यानी सामान्य आवास, तो हर परिवार के सदस्यों का एक कॉमन रेजिडेंस होता है। परिवार के जो लोग होते हैं वो एक घर के अंदर रहते हैं, एक कॉमन घर के अंदर। ठीक है, चाहे वो कोई भी नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय, व्यापार आदि के कारण घर से बाहर रह सकते हैं, तो भी यह सामूहिक रूप से उनका सामान्य आवास कहलाएगा। मतलब कि घर के जो मेंबर्स हैं, मान लीजिए ये बंदा दिल्ली में रह रहा है किसी काम की वजह से, और ये मुंबई में रह रहा है, लेकिन ये इनका घर है, यहाँ ये पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो ये इनका कॉमन घर, कॉमन रेजिडेंस कहलाएगा। इसके बाद आपने बताना है स्पेसिफिक फीचर्स को भी इसी में जोड़ देना। यूनिवर्सैलिटी यानी कि सार्वभौमिकता, यानी कि दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हर किसी का परिवार होता है, हर किसी की फैमिली होती है। ठीक है, हर कोई किसी ना किसी से जन्मा है। जनजाति, ग्रामीण, नगरीय, आधुनिक समाज आदि समाजों में परिवार का अपना विशिष्ट महत्व है। इसके बाद लिमिटेड साइज,
परिवार का जो सीमित साइज होता है बेटा वो लिमिटेड होता है, ठीक है। इसके सदस्य वही होते हैं जो ब्लड रिलेटेड होते हैं। ओके। अब पहले तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जो जॉइंट फैमिली के अंदर हम कह सकते हैं कि पहले 30 से 35 लोग होंगे, ठीक है। अब तो वो भी नहीं है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई हैं जिसमें 3 से 4 ही लोग होते हैं, तो लिमिटेड साइज हो गया है इन फैमिलीज का। इसके बाद इसमें आप बता दोगे नेसेसरी मेंबरशिप। नेसेसरी मेंबरशिप यानी कि परिवार की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती बल्कि कंपलसरी होती है, ठीक है। बच्चा जन्म से ही अपने माता पिता के परिवार की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। आप जो मेंबरशिप आपको मिली है उस परिवार की, वो मैंडेटरी है, आप जिस भी फैमिली में पैदा होगे उसकी मेंबरशिप आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद इमोशनल बेसिस, परिवार में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण बना रहता है परिवार, एक परिवार बनाने से, ठीक है। मर्यादाओं में चलता है इंसान, अच्छे आचरण सीखता है परिवार की मदद से। इसके बाद बेटा आप इसमें बताओगे टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली में आपने बतानी है, एक तो एक फैमिली बताना पेट्री लोकल फैमिली। पेट्री लोकल वो फैमिली होती है जिसमें वाइफ जो है ये हस्बैंड के घर रहेगी या हस्बैंड के पेरेंट्स के घर रहेगी, ठीक है, ये पेट्री लोकल फैमिली होती है। इसके बाद दूसरी होती है मेट्री लोकल। मेट्री लोकल फैमिली वो होती है जिसके अंदर हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ के घर रहता है शादी के बाद, ठीक है, पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहता है। इसके बाद आपका एक बताना इसमें पैट्री मैट्री लोकल, ठीक है, जिन समाजों में नवविवाहित दंपत्ति पति या पत्नी में से एक के ही साथ रहने के बाध्य नहीं होते बल्कि किसी के साथ रह सकते हैं, मतलब कि दोनों किसी के भी घर पे रह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों किसी के भी घर पर रह सकते हैं। इसके बाद न्यू लोकल फैमिली। न्यू लोकल फैमिली जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद पति या पत्नी के माता पिता के साथ ना रहकर अलग नए घर में रहते हैं, न्यू हाउस, बिल्कुल, ठीक है, वो न्यू लोकल होगा। फिर एक आपने डो लोकल। डो लोकल में हस्बैंड जो होता है वो अपने ही घर में रहता है, वाइफ जो होती है वो अपने ही घर में रहती है शादी के बाद, ठीक है। तो ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म परिवारों में ही रहते हैं, बस पति जो होता है ये रात में पत्नी के घर और दिन में अपने घर आ जाता है, रात में एट नाइट ये वाइफ के घर पे चला जाएगा, ठीक है, और दिन में ये वापस अपने घर आ जाएगा पति जो है, इस तरीके से रहते हैं। इसके बाद इसमें एक आप बताना मोनोगैमी। मोनोगैमी फैमिली वो होती है जिसके अंदर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, एक हस्बैंड होगा बेटा, ठीक है, एक वाइफ होगी और उनका बच्चा होगा। फिर पॉलीगैमी आ जाती है। पॉलीगैमी होता है जब आदमी, ठीक है, इसकी एक से ज्यादा वाइफ होती हैं, मान लो 2 या 4 वाइफ हो जाती हैं, वो पॉलीगैमी हो जाता है। इसके बाद अच्छा, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का आ सकता है, वाइफ के भी एक से ज्यादा हस्बैंड है, ठीक है। इसके बाद इसमें बताना तुम और कौन सा बताओगे, ओके, एक ये बताना पेट्रियार्कल फैमिली। पेट्रियार्कल फैमिली वो होती है जिसमें बेटा अथॉरिटी जो होती है, सत्ता और अधिकार, ठीक है, ये किसके पास रहेगा, फादर के पास, यानी मेल के पास रहेगा, हस्बैंड के पास, ठीक है। और एक होती है तुम्हारी मैट्रियार्कल, इसके अंदर अथॉरिटी जो है वो मदर के पास रहती है, यानी कि फीमेल के पास रहती है। फिर इसमें न्यूक्लियर बता देना, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। जॉइंट फैमिली बता देना, ये भी तुम्हें पता ही है। बस इतने काफी हैं, ठीक है।
इसके बाद इसमें बताना आप फंक्शंस, परिवार के क्या फंक्शन है। तो भाई पहला होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है, परिवार व्यवस्थित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को विवाह के द्वारा यौन संबंधों के अवसर प्रदान करता है। शादी के जरिए से ही इंसान जो है उसको सेक्सुअल अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं। ठीक है, और वो अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स बना पाता है। अगर शादी नहीं होती है तो उसको दंड दिया जाता है। दूसरी चीज, परिवार का फंक्शन होता है रिप्रोड्यूस करना, यानी कि वो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा रेशियल कंटिन्यूटी, परिवार के जरिए से ही जो नस्ल होती है वो आगे बढ़ती है, वंशज आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद परिवार जो है बेटा यही बच्चे का पालन पोषण करता है, नर्चर ऑफ चिल्ड्रन, उनका खाना पीना एजुकेशन सब कुछ देगा। ठीक है, उनको फूड देगा, पर सब कुछ देगा। इसके बाद धर्म, परिवार से ही बच्चा धर्म सीखता है, ये बताओगे। फिर इसके अंदर बताना, परिवार से ही बच्चा संस्कृति सीखता है अपनी। ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर, एक परिवार के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सब में काम बटा होता है, सबके अपने अपने काम होते हैं। फिर इसमें बताना एजुकेशनल फंक्शन, परिवार का काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, स्कूल भेजना, एडमिशन कराना। और क्या बता दोगे, बस इतना काफी है। ठीक है, तो ये आपका फैमिली का हो गया, इतना सब आपने फैमिली के बारे में लिख देना है। अब नेक्स्ट आता है आपका फूड। ये जो आप पढ़ रहे हो ना बेटा, ये ईवीएस में, ये बेसिकली क्या है ना, ये आपकी वो है, थीम्स है। ईवीएस जो होती है हमारी, इसके अंदर 6 थीम्स होती हैं। फूड, फैमिली, फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर और थिंग्स दैट वी डू। तो यही 6 थीम्स होती हैं जिसपे हमारी क्लास 3 to 5 की बुक्स जो होती हैं वो बनी होती हैं। तो ये हमारी पहली थीम थी। ठीक है, अब हमारी फूड जो है ये नेक्स्ट थीम आ गई है, भोजन। तो भाई भोजन के बारे में इंट्रोड्यूस ऐसे करोगे कि भोजन वो ठोस पदार्थ है, वो कॉन्क्रीट मटेरियल है। ठीक है, जिसको कोई भी जीवित प्राणी जो है वो खाएगा, पचाएगा और एनर्जी ऑब्टेन करेगा। ठीक है, भोजन का काम क्या होता है भाई, एक तो ये हमें एनर्जी देता है भोजन। ठीक है, हमारे शरीर की ग्रोथ करता है, रिकवरी करता है, किसी भी चोट लगने से, कोई भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो हमारे सेल मर जाते हैं उनसे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, आवश्यक पदार्थ। ओके, अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है बेटा आपका, फैट्स होता है आपका, वाइटामिन्स होते हैं आपके, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं आपके, मिनरल्स होता है आपका, है ना, और रफेज होता है जिसको रुक्षांश बोला जाता है, फाइबर जो होते हैं, और वाटर होता है। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा, ये हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर स्टार्च होता है, 2-3 नाम लिख दो, जैसे पोटैटो। ओके, फिर आप बता दो फैट्स, फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, ये भी हमें एनर्जी देते हैं और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, मोर देन कार्ब्स। ठीक है, इसके अंदर आप बता दो भाई, ऑयल हो गया, ठीक है, इसमें फैट होता है। आपने ये बता देना है कि, क्या बता देना है, एक्सेसिव फैट अगर हम खा लेते हैं, ज़्यादा फैट अगर हम ले लेते हैं तो उससे ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ये सब बता दो। प्रोटीन्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये हमारा शरीर बनाते हैं, हमारी ग्रोथ में काम करते हैं ये प्रोटीन्स जो होते हैं। इसमें दाल ले लो, मीट ले लो। ठीक है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर आप बता देना मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पदार्थ, जो हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, मिनरल्स में आप कौन कौन से बता सकते हो, कैल्शियम बता दो, है ना, आयरन बता दो, पोटेशियम बता दो,
फिर विटामिन्स बता दो, विटामिन्स क्या है भाई, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हमें फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं। ठीक है, इसमें विटामिन ए बता दो, विटामिन बी बता दो, विटामिन सी बता दो कि भाई विटामिन ए की कमी से जो है हमें वो हो जाता है, क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इस तरह से बता दिया। फिर रफेज बता दो, रुक्षांश। रफेज क्या होते हैं, फाइबर्स, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। रफेज की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल रहता है। इसके बाद वाटर, वाटर सबसे अहम चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश करता है। इस तरीके से बताते चले जाओगे, जो कुछ भी तुम्हें आता है ना वो बताते चले जाना, बुक के अंदर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बस कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, फैट्स वगैरह है ना, इनके वो पढ़ लेना, फंक्शंस वगैरह पढ़ लेना, हानियाँ क्या होती हैं, नुकसान क्या होते हैं, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना, इनकी नीड पढ़ लेना, बाकी ये सब लिख देना। इसके बाद मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। फिर आता है तुम्हारा फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट आता है इसमें फ्लोरा एंड फौना। भाई फ्लोरा क्या है, वनस्पति, पेड़ पौधे। फौना क्या है, जीव जंतु, जानवर। ठीक है, तो पहले तो वनस्पतियों के बारे में बताओगे कि फ्लोरा क्या होता है। तो भाई पौधे जो होते हैं इनका वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग आधार पे, जैसे कि एज के आधार पर। ठीक है, एज के आधार पर अलग अलग फसल्स होती है, अलग अलग पौधे होते हैं, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, एनुअल ले लो, एक वर्षीय, यानी वो पौधे जो एक वर्ष के अंदर उग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका गेहूं। ठीक है, फिर तुम्हारे द्विवर्षीय को क्या बोलते हैं यार, 2 इयर्स लिख देना, जो 2 साल में बनते हैं। ठीक है, 2 साल में तुम्हारा ले लो पोटैटो। ठीक है, फिर पेरिनियल होते हैं जो 2 साल से ज्यादा का समय लगाते हैं, जैसे कि तुम्हारा शुगर केन ले लो, गन्ना, है ना, एक एज के आधार पे हो गए। फिर तुम्हारे हो जाते हैं साइज के आधार पे, आकार के आधार पे। आकार के आधार पे बेटा पहले आ गए श्रब। श्रब क्या होती हैं, झाड़ियाँ। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे गुलाब ले लो। फिर हर्ब्स आ गए। हर्ब्स क्या होते हैं तुम्हारे, शाक। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा पुदीना ले लो, मिंट। ठीक है, फिर इसके बाद आ गए ट्रीज, ये होते हैं पेड़ बड़े बड़े, जैसे कि तुम्हारा मैंगो का पेड़ ले लो। ओके, फिर आते हैं वेदर, क्लाइमेट के हिसाब से। ठीक है, वेदर लिखो इसको, नहीं क्लाइमेट ही सही है। क्लाइमेट के हिसाब से एक होते हैं तुम्हारे खारिफ। ओके, खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं बेटा, जिनको गर्मी, हॉट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ठीक है, ये फसलें जो होती हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है, और सितंबर वितंबर में इनको काटा जाता है। तो इसके अंदर तुम्हारे जैसे कि मूंग आ जाता है। ठीक है, चावल आ गया तुम्हारा, बाजरा आ गया, और एक होती है तुम्हारी राबी। राबी जो होती हैं ये उल्टा हो जाता है, ये तुम्हारी विंटर्स इनको चाहिए होती हैं। ठीक है, इनको सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है, बोया जाता है, अप्रैल मई में काटा जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा हो गया चना, गेहूं। ओके, ये दो बता देना इसमें बस। इसके बाद
यूटिलिटी के आधार पे है इनकी वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के आधार पर आपने बता देना है कि कुछ पौधे होते हैं वो हमें सब्जियां देते हैं, कुछ जो वनस्पति होती हैं वो हमें फल देती हैं, कुछ वनस्पतियां हमें पल्सेस देती हैं, दाल देती हैं, ठीक है। कुछ वनस्पतियों से कपड़ा बनता है, कुछ से मेडिसिन बनती है, जो भी इनके फायदे हैं वो सब गिनवा देना। कुछ से मसाले बनते हैं, ठीक है, कुछ से स्वीट्स बनते हैं, कुछ बेवरेजेस होती हैं, चाय कॉफी हो गई तुम्हारी, ठीक है, कुछ तुम्हारी ग्रेजिंग के लिए होती है, गाय भैंसों को चराने के लिए, कुछ तुम्हारे अ, नशीले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नशी अल्कोहलिक नहीं, नशा होता है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलेंगे नशे को? ड्रग्स लिख लो। कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद लकड़ी के लिए भाई, फर्नीचर वगैरह के, ईंधन फ्यूल के लिए, ठीक है, आग जलाने के लिए, ये सारे यूजेस इसके बता देने हैं आपने। ओके, फिर आपने फौना पे आ जाना है, यानी कि हमारे जीव जंतु जो भी जानवर हैं वो सारे फौना कहलाते हैं, ठीक है। फौना के अंदर आपने अलग अलग फौना बता देने हैं बेटा, जैसे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं? लैंड एनिमल, ठीक है। फिर इसमें आप बता देना वाटर एनिमल्स, नाम लिख देना दो चार के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या नाम लिखूं? फिर बता देना इसमें तुम्हारे डेजर्ट एनिमल्स, ठीक है, मरुस्थलीय जो ऊंट वगैरह होते हैं। फिर तुम्हारे एरियल एनिमल्स जो होते हैं, चिड़िया बढ़िया। उसके बाद तुम्हारे और कौन से बता दोगे? मैमल्स बता देना, मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं बेटा, ठीक है, जिनके पास ब्रेस्ट होते हैं। फिर बता देना इसके अंदर क्या बोलते हैं इनको, बस इतना ही बता देना, और क्या बताना है। इसके बाद जंतुओं में कुछ वो बता देना, अब इनकी यूटिलिटी बता देना, जैसे कि आपका गाय हो गया, ठीक है, आपका बफलो हो गया, ऑक्स हो गया, ओके, और शीप हो गया। इनके किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है? लेदर के लिए यूज़ किया जाएगा, मिल्क के लिए यूज़ किया जाएगा, गाय का लेदर, ठीक है, मिल्क के लिए यूज़ किया जाएगा, और तुम्हारा उसके लिए वूल के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके बाद तुम्हारा वो सिल्क वॉर्म, वो सिल्क के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हनी बी, ये हनी के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद क्या बोलते हैं, डॉग जो होता है तुम्हारा, ये किस लिए होता है? पहरा देने के लिए। पहरा देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं उसको? वॉच करने के लिए, ठीक है। कुछ को पेट एनिमल्स बता देना, कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, पालने के लिए होता है। कुछ हमारे फ्रेंड ऑफ फार्मर होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, ये फ्रेंड ऑफ फार्मर कहलाता है। फिर इसमें आप बताना, नेक्स्ट जो आप इसमें बताओगे वो बताना इंटरडिपेंडेंस, कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो भाई प्लांट्स जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं, हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और हम प्लांट्स को CO2 देते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स को ह्यूमस भी देते हैं, जो भी एक्सक्रीटा वगैरह होता है वो काम आता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं हमें बहुत सारे पदार्थ देते हैं जीने के लिए। तो इस तरीके से आपने इसमें बता देना है। फिर और क्या बताओगे? बस इतना काफ़ी है इसमें।
जो कुछ भी आता है ना वो सब लिख देना, ठीक है। चलो अब इसके आगे से कल कंटिन्यू करेंगे वाटर से। वाटर पे क्वेश्चन आता है बड़ा, ठीक है। वाटर से कल कंटिन्यू करके यूनिट 5 खत्म करके यूनिट 4 पे आते हैं। तब तक मैं देखती हूँ मेरी यूनिट 3 के नोट्स हैं कहाँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने बनाए नहीं होंगे, ठीक है। चलो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। बाय बेटा।